हेलो, वेलकम टू अकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टफ क्वेश्चंस को। टफ क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि भाई थ्योरी पोर्शन में और न्यूमेरिकल पोर्शन में जो एमसीक्यू प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे क्या है टफ हैं, और इसमें हम लोग ऑल चैप्टर्स को क्या है कवर अप करने वाले हैं। तो ऑल चैप्टर्स के हम लोग एमसीक्यू एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन चेक करेंगे और वन शॉट में ऑल चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, द ग्राफ बिटवीन वी आई फॉर अ कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब वी और आई के बीच का जो ग्राफ है वो क्या स्ट्रेट लाइन है। तो आपसे कह रहा है जो स्लोप होगा ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, आपको पता है कि जो स्लोप होगा वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा आपका वी अपॉन आई, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, वी अपॉन आई, ये इक्विवेलेंट होगा आपके रेजिस्टेंस के। तो डेट मीन्स जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो होगा रेजिस्टेंस, डेट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है अ कंडक्टर एट 4.2 केल्विन इज फाउंड टू ऑफर नो रेजिस्टेंस, सच अ कंडक्टर इज कॉल्ड। तो ऐसे कंडक्टर को आप क्या कहोगे जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब उसका रेजिस्टेंस आपको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर रेजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है जो कंडक्टर होगा उसको आप बोलोगे सुपर कंडक्टर। क्या बोलोगे आप, सुपर कंडक्टर। तो जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। तो देखिए, जो आपका ब्रास मटेरियल होता है, तो अगर हम ब्रास के वायर्स को लेते हैं तो ये हमारे नॉन ओमिक को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रास वायर हमारा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होगा, एंड आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो बेटा ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसमें आंसर वही आपका ब्रास वायर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एन ओमिक रेजिस्टेंस। देखिए, अभी तक आपसे पूछा गया था नॉन ओमिक, अब आपसे पूछ रहा है ओमिक। तो देखिए, जो ओमिक की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ओमिक में ध्यान आपको रखना है जो मैग्नीन का जो वायर होता है, जो आपका मैग्नीन का वायर होता है वो आपके रिप्रेजेंट करता है ओमिक रेजिस्टेंस को। तो ध्यान रखेंगे मैग्नीन वायर जो है रिप्रेजेंट करेगा हमारा ओमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टिविटी ऑफ 2.63 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम at 20 C. If the temperature of conductor is raised to 200 C, its resistivity will be। तो मतलब आपसे ये कह रहा है अगर हम टेम्परेचर को 20 से 200 कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर को 20 से 200 कर देते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई रजिस्टिविटी होगा उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो रजिस्टिविटी के चेंजेस आपको बताने हैं कि भाई रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा या कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रजिस्टिविटी होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा डेट मीन जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है अमंग्स द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ। किस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या है, डिक्रीज करेगा। मतलब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस वो डिक्रीज करेगा, वो किस केस में होगा। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है ये आपका पॉसिबल होता है कार्बन के केस में। किसके केस में, कार्बन के केस में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8।
अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम, लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये चीज आप मेंशन कर लीजिएगा, जो एरिया आपको गिवन है वो गिवन है स्मॉल ए। आपसे कह रहा है कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो बेटा आप क्या कर लें, फॉर्मूला नोट कर लें। फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, वो होता है आर ए अपॉन एल। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। आर की वैल्यू गिवन है 4.5 ओम, ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.04, इसके बाद एल की वैल्यू गिवन है आपकी 150। अब बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0012 ओम सेंटीमीटर। अब ये आपका क्या रो का वैल्यू आ गया। अगर आप देखेंगे ये वैल्यू क्या है, जो एरिया वाली वैल्यू है इसका क्या है 1/3 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.004 अपॉन 3 लिख सकते हैं आप इसी वैल्यू को, रो की इस वैल्यू को। तो ये आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये है आपकी ए, जो नीचे वाली वैल्यू है वो है आपकी 3। तो जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा a/3। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर a/3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 mm स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम, कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो आपको वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या है फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए भी फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब देखिए ध्यान ये रखना है जो आपका वैल्यूज है वो आपको एक सिस्टम में फॉलो करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमको देखिए आंसर दिया गया ओम सेंटीमीटर में सभी में, तो हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को ओम में रखेंगे, बाकी एरिया और लेंथ को क्या है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करो, पहले आप फॉर्मूला लगाते जाओ। रो लिखिए, आर की वैल्यू क्या है आपको, आर गिवन है आपको 0.8, तो आपने 0.8 लिख लिया। इसके बाद एरिया, एरिया आपको गिवन था 0.1 mm स्क्वायर। अब बेटा 0.1 को आप क्या कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है एरिया आ जाएगा। अब आप यहां लिख लो एरिया, ये आपका हो गया है वैल्यू रो की, रो इक्वल टू आर ए की वैल्यू होगी 0.1 अपॉन 100, इसके अपॉन में था आपका एल, इस पूरे के अपॉन में आपका एल। अब एल कितना आपको दिया गया है, एल आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो आप यहां 40 लिख लो। अब इसको बेटा आपको क्या सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको देखो क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका वैल्यू आएगा रो का वो आपकी आ जाएगी वैल्यू 0.000002 ओम सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू किससे मैच कर रही है, ये वैल्यू मैच कर रही है ऑप्शन नंबर बी से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हो गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर इज 3.25 ओम, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सिमिलर कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज 13.25 ओम। तो देखिए आपसे कह रहा है जो कंडक्टर है वो क्या है सिमिलर है। अगर देखिए कंडक्टर सिमिलर है तो उसकी कंडीशन आपको क्या समझना होगा। देखिए अगर कंडक्टर सिमिलर है तो उस केस में जो रो होगा और जो एरिया होगा ये हमेशा क्या रहने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है, अगर कंडक्टर क्या सिमिलर है।
अगर ये वैल्यू सेम है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो इसके अकॉर्डिंग जो आर अपॉन एल होगा वो क्या है, कांस्टेंट होगा। वो क्या है, कांस्टेंट होगा। आर अपॉन एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हमारा आर अपॉन एल कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं जो L2 अपॉन L1 होगा उसकी वैल्यू R2 अपॉन R1 के क्या है, इक्वल होगी। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है L2, तो L2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 इंटू L1। तो हमारा क्या है, L2 का वैल्यू आ गया। बस हमको क्या है, अब जो न्यूमेरिकल टर्म्स है वो क्या लिख देने हैं। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूं, आगे आपको डायरेक्टली बताता हूं कि भाई L2 जैसे हमारा आ गया था, L2 हमारा आ गया था R2 अपॉन R1 इंटू L1। तो बस अब आप क्या करो, वैल्यू रख दो। R2 क्या है बेटा आपका 13.25, R1 क्या है आपका, R1 है आपका 3.25, L1 क्या है आपका, L1 है आपका 75 सेंटीमीटर। इसको अब आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। क्या कर लो आप, सॉल्व कर लो। अगर बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा L2 का वैल्यू वो आएगा 305.76 सेंटीमीटर। तो ये हमारा L2 का जो वैल्यू है वो क्या है, निकल के आ जाता है। तो अपने ऑप्शन से अगर आप मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, मैच करेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है A conductor of length 85 centimeter has a resistance of 3.75 ohm। तो बेटा सेम क्वेश्चन आपका क्या है, अगेन रिपीट हो रहा है। सेम क्वेश्चन क्या है आपका, अगेन रिपीट हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है वो आपको चेक करना है। पहले जैसा सेम क्वेश्चन है उसको बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए आपसे कह रहा है कंडक्टर ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.75 ओम। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर कंडक्टर। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको क्या सिमिलर कंडक्टर दे दिया, ऑफ लेंथ 540 सेंटीमीटर। अगर सिमिलर कंडक्टर है तो फिर से वही जो रो और ए होगा वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट। अगर रो ए कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लिखोगे आप रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो इसके अकॉर्डिंग आर अपॉन एल क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आर अपॉन एल हमारा कांस्टेंट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 की जो वैल्यू होगी वो होगी L2 अपॉन L1। तो यहाँ से अगर आपको निकालना है वैल्यू R2 की तो हो जाएगा L2 अपॉन L1 इंटू R1। बस अब आपको वैल्यू रखना है L2, L1 और R1 की। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले पे आते हैं। तो जो हमारा वैल्यू आया था R2 का वो आया था L2 अपॉन L1 इंटू R1। तो बेटा अब वैल्यू रखिए आप। अब आप क्या करिए, वैल्यू लिखिए। R2 इक्वल हो गया हमारा, L2 की वैल्यू हमको गिवन है 540 सेंटीमीटर, L1 की वैल्यू गिवन है हमको 85 सेंटीमीटर, और जो हमारी R1 की वैल्यू गिवन है वो है आपकी 3.75 ओम। अब बेटा इसको आपको क्या है, सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 23.82 ओम। तो बेटा ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, मैच कर रहा है। तो बेटा इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है अ रेजिस्टेंस वायर मेड फ्रॉम जर्मन सिल्वर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.25 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। मतलब आपको R1 की वैल्यू ये दी गई है और आपको जो R2 है वो क्या है, निकालना है।
इसके आगे कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर के बाद आपसे बोल रहा है मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, मतलब रो की वैल्यू क्या है इन्होंने कह दिया है सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो रो क्या होगा, सेम होगा। सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, मतलब स्टार्टिंग में लेंथ एल थी, इसको 4L कर दिया। आगे आपसे कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज बाई 3 टाइम्स, मतलब स्टार्टिंग में एरिया हमारा ए था, अब इन्होंने ए बाई 3 कर दिया। तो बेटा इतना डेटा आपको क्या है, गिवन है। अब बेटा अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि भाई रो क्या है, सेम दिया गया है, तो रो का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। क्या होता है, आर ए अपॉन एल। अब बेटा पहले वार के लिए R1 A1 और L1, और दूसरे वार के लिए R2 A2 और L2। अब बेटा अब आपको क्या करना है, आपको R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R2 हमारा हो जाएगा A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1 इंटू R1। ये हमारा वैल्यू हो गया R2 का। अब देखो आपको पता है कि भाई एरिया को क्या कर दिया है, A/3 कर दिया है। स्टार्टिंग में एरिया क्या है, A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू क्या है A/3। A1 की जगह आपको A लिखना है और A2 की जगह आपको क्या है A/3 लिखना है। सिमिलरली L2 की जगह आपको 4L लिखना है। तो बेटा जब इसको आप लिखेंगे तो देखिए आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। तो बेटा इसको क्या कर लेते हैं, A1 की जगह आप लिखो A और A2 की जगह आप लिखो A/3 इंटू L2 की जगह आप लिखोगे 4L और L1 की जगह लिखोगे L इंटू R1 की जगह आप R1 लिख दो। अब आप इसको देखो सॉल्व करोगे, A1 अपॉन A1 बाई A/3, तो A से A कट गया, तो ये आपका आएगा इस तरह हम देखते हैं। तो जो बेटा R2 की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो आपकी बेटा R2 की इधर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 इंटू 4 R1, मतलब 12 R1 वैल्यू आ गई हमारी R2 की। अब बेटा इस सबको हम रेज कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। R2 की वैल्यू 12 R1 आ गई हमारे पास। तो बेटा R2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 12 R1। अब बेटा आप क्या करो, R1 की वैल्यू लिख दो। R1 की वैल्यू 4.25 ओम। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 15.00 ओम। तो बेटा ये जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी 51 ओम। तो इस तरीके से बेटा आपको एक क्वेश्चन का आंसर क्या करना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/4 हैज अ रेजिस्टेंस R। अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 3L and area of cross section A/2 has a resistance R1. Find the ratio of R1 ratio R2। तो बेटा आपको R1 रेशियो R2 क्या है फाइंड करना है। अब बेटा आपको ये दिखाई दे रहा है कि इधर भी नाइक्रोम का वायर है और इधर भी हमारा नाइक्रोम का वायर है। अगर वायर नाइक्रोम का है मतलब मटेरियल सेम हो गया, मटेरियल सेम हो गया मतलब रो की वैल्यू क्या हो गई हमारी, सेम हो गई। अगर रो की वैल्यू सेम है तो आप क्या लिखोगे, R1 A1 अपॉन L1, इसकी वैल्यू इक्वल होगी R2 A2 अपॉन L2। अब बेटा R1 की वैल्यू आपको गिवन है R, इसके बाद आपको A1 की वैल्यू गिवन है A/4 अपॉन L1 की वैल्यू गिवन है L। अब बेटा ये इक्वल हो जाएगा हमारा R2, R2 की वैल्यू गिवन है आपको R1, A2 की वैल्यू आपको गिवन है A/2 अपॉन L2 की वैल्यू आपको गिवन है
3L। तो बेटा ये आपको इतनी वैल्यू क्या है गिवन है। अब बेटा देखो, आपको ध्यान से देखो, L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। ये जो L है, इस L से ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, और ये जो A दिखाई दे रहा है, इससे ये वाला A कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अब आप क्या है सॉल्व करो। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका R1 अपॉन R आ जाएगा, कि क्या आ जाएगा R1 अपॉन R। तो बेटा R1 अपॉन R आपका आ जाएगा, आप R1 अपॉन R आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा। अगर आप इसको देखोगे तो 3 इधर जाएगा LHS में, अगर 3 अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया 3/2। देखिए इस 2 से ना, ये जो 2 दिया गया है, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा, और 3 उधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो R1 अपॉन R आपका आ गया 3/2। अगर आप इसका रेशियो देखोगे, R1 रेशियो R, तो बेटा रेशियो भी हम निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि R1 अपॉन R क्या हो गया 3/2 हो गया। अगर आपको रेशियो निकालना है तो देखो आप क्या करो, जैसे R1 अपॉन R आपका आ गया 3/2। अगर रेशियो निकालना तो रेशियो को ऐसे लिख लो 3/2। अब बेटा आपसे रेशियो पूछा गया था, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी 3/2। तो इस तरीके से वैसे बेटा आप आंसर क्या कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है इन सीरीज सर्किट में आपसे पूछ रहा है क्या सेम रहता है। अब बेटा आपको बताया गया था, अगर सर्किट क्या है सीरीज है, सर्किट कैसा सीरीज है, इस तरीके से आप बनाते थे, इस तरीके से आप बनाते थे सीरीज सर्किट, R1 R2 R3, और यहाँ पर आप क्या करते थे करंट आई फ्लो करते थे। तो यहाँ तक आपकी करंट आई जाती थी ना, तो क्या सेम रहता था, करंट हमारा क्या रहता था सेम रहता था। तो सेम क्या होगा करंट फ्लो। तो डेट मीन जो आंसर बी वाला होगा वो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा बी वाला आंसर क्या है करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है इन पैरेलल सर्किट। अब बेटा पैरेलल का आपको पता होगा कि भाई इस तरीके से हम लोग बनाते थे, इस तरीके से हम लोग बनाते थे पैरेलल में, और बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते थे बैटरी को कनेक्ट करते थे। तो बेटा यहाँ पे क्या रहता था सेम, यहाँ पे जो ये एंड्स होते थे इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो क्या रहता था सेम रहता था। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ऑल रजिस्टर्स के अक्रॉस वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो जो हमारा ऑप्शन मैच करेगा वो ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए पीडी अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स इज सेम। अब बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है 2 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब 2 ओम के 2 रजिस्टर्स उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो बेटा आपको देखो फॉर्मूला पता होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला आपका पैरेलल का होता है, बस आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। अब बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है आपका R, तो 1/R इक्वल लिखेंगे 1/R1। R1 बेटा आपको दिया गया 2 ओम, R2 भी आपको दिया गया 2 ओम। तो बेटा आप क्या कर लें यहाँ पे एलसीएम ले लें 2 एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा 1 + 1, तो 1/R आपका हो गया 1 + 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्वल हो जाएगा 2/2। तो बेटा यहाँ से आपका जो R का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो बेटा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। अब बेटा अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है अ न्यू सेल इज मार्क्ड 1.5 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द वोल्ट मीटर connected to its terminal reads 1.2 volt. The drop in potential across the terminals of the cell is due to the। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है उसका क्या रीजन है।
जो आपका 1.5 से 1.2 हो गया पोटेंशियल में ड्रॉप, इसका क्या रीजन है? इंटरनल रेजिस्टेंस रीजन है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, या फिर दोनों रीजन हो सकते हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी सेल का वोल्टेज क्या है, ड्रॉप कर रहा है, अगर पोटेंशियल क्या कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, तो इसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू स्विच इन सीरीज। मतलब आपने एक पोटेंशियोमीटर को सेल से कनेक्ट कर दिया है और ये आपका क्या है, स्विच सीरीज में रखा गया है। आगे आपसे कह रहा है टू वन एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर इज अटैच्ड a voltmeter with the help of connecting wire and a jockey. When the jockey is moved over the potentiometer wire from 0 to 100 centimeter, the reading shown by the voltmeter likely to। तो आपसे ये बोल रहा है कि भाई वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, या कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए आपका जो लेंथ हो गया है वो हो गया 0 to 100। मतलब आपने क्या किया है, 0 to 100 पे चेक किया हुआ रीडिंग पर, आपने चेक किया कि भाई 0 रीडिंग पर क्या है, 100 रीडिंग पर क्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या चेंजेस आएगा। तो देखिए इसमें जो चेंजेस आएगा वो आएगा इंक्रीज वैल्यू का, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। डेट मीन्स जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपसे कह रहा है व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इन अ क्लोज सर्किट। मतलब आपने क्या किया, क्लोज सर्किट में किसी सेल से करंट को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। मतलब उसमें करंट क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो आपसे कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप क्या कहेंगे? तो बेटा इसको कहते हैं आप लोग टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनल वोल्टेज। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ कंडक्टर। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको केवल वैल्यूज को क्या है देखना है। अब देखो आपसे क्या था, करंट है आपकी 0.2 एम्पियर, तो आप इसको 0.2 राइट कर लें। आगे आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस है आपका 4.5, इसको आप 4.5 ओम लिख लें। आगे आपसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बेटा आपने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। तो बेटा V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होगा 0.2 इंटू 4.5। अब बेटा 4.5 का 2 टाइम्स होता है 9, और 9 में एक पॉइंट लगाओगे तो आपका आएगा 0.9। तो बेटा V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 0.9 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.9 वोल्ट। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम कनेक्टेड टू 200 वोल्ट मेंस। मतलब आपको आर गिवन है 400 ओम और आपको वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपको बताना, तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। तो आप आई का वैल्यू लिखेंगे तो आई हो जाएगा वी अपॉन आर। अब बेटा वी आपको गिवन है 200 और आर गिवन है आपको 400, तो ये आपका आएगा 1/2। 1/2 का आप लिखते हैं 0.5। तो बेटा 0.5 ओम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा 0.5 ओम क्या हो जाएगा हमारा
सॉरी 0.5 एम्पियर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा करंट निकाल ले तो आप यूनिट बोलेंगे एम्पियर, तो राइट आंसर आपका हो गया 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज आ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो बेटा आपको आई की वैल्यू दी है 5 एम्पियर। इसके बाद कह रहा है कनेक्टेड टू 200 वोल्ट मेन। तो बेटा आपको वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट गिवन है आपको वोल्टेज। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। तो बेटा आर का आप वैल्यू लिख दो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी अपॉन आई। अब बेटा V की वैल्यू आपको गिवन है 220, I की वैल्यू गिवन है आपको 5, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 मतलब 44 ओम हमारा क्या है आंसर आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट होगा। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है अ सेल ऑफ EMF 18 वोल्ट इज कनेक्टेड to an external resistance of 2 ohm when PD recorded at the ends of 1.6 volt calculate the internal resistance of cell। तो बेटा आपको क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप क्या करो इसके लिए जो वैल्यूज गिवन है उसको नोट कर लो और उसके बाद आप क्या करो फॉर्मूलेस को अप्लाई करना स्टार्ट करो। तो बेटा आपको जैसे गिवन था डेटा उसके अकॉर्डिंग अगर आप पहले करंट का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो करंट का वैल्यू आपका होगा V अपॉन आर। अब V अपॉन आर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पहले V का वैल्यू लिखिए। V आपको कितना गिवन है 1.6 और R कितना गिवन है आपको 2 ओम। तो ये दोनों डेटा आपको यूज करना है। तो आपका करंट आ गया 0.8 एम्पियर। तो ये तो हमारा यहां तक करंट आ चुका है। अब बेटा इसके बाद हमको लेकिन रेजिस्टेंस निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। तो बेटा E माइनस वी, तो बेटा E है आपका EMF 1.8 वोल्ट और B है आपका वोल्टेज जो आपका दिया गया 1.6 अपॉन आई आपने निकाला है 0.8। तो बेटा आपका आ गया 0.2 अपॉन 0.8, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये आपका आ गया 1/4 और बेटा 1/4 को आप कहते हैं 0.25। क्या कहते हैं 0.25। तो आंसर हमारा हो गया 0.25 ओम। दैट मीन जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा इस तरीके से आपको जो अपना आंसर है वो क्या है प्रॉपर वे में कर लेना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे कह रहा है अ वायर कैरिंग अ करंट हेल्ड ओवर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल such that the current in the wire flows from south to north. The direction in the north end of freely suspended magnetic needle will points towards। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक आपके पास वायर है, इसको आपने फ्रीली सस्पेंड कर रखा है। तो आपसे कह रहा है सच दैट करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है साउथ से नॉर्थ में। तो आपसे कह रहा है डायरेक्शन इन द नॉर्थ एंड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट्स टुवर्ड। तो मैग्नेटिक जो नीडल है उसका पॉइंट किधर हो जाएगा अगर नॉर्थ एंड को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। तो अगर देखिए अगर आप इस नॉर्थ एंड को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, अगर आप इस एंड को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो जो हमारा डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ईस्ट की तरफ जब डायरेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसकी पोजीशन को क्या है विजुलाइज कर पाएंगे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक मोटर
मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, मैकेनिकल हीट में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होगा, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में होगा, क्या होने वाला है। तो देखिए आपको पता है मोटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आप क्या है लगाओगे, किससे लगाओगे, प्लग लगा के। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो मशीन का काम करता तो किस में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। दैट मीन्स जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 आपसे कह रहा है व्हाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर आप करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो फिर देखिए क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो भी हमारा क्या कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो बेटा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपरली सेम वे में रिवर्स हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेट रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 आपसे कह रहा है द पावर ऑफ डीसी मोटर कैन बी इंक्रीज्ड। मतलब डीसी मोटर की जो पावर उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट दिया है नंबर ऑफ टन्स को इंक्रीज करके, सेकंड दिया गया है सॉफ्ट आयरन को लैमिनेट करके, थर्ड आपको दिया गया है करंट की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करके, नेक्स्ट आपको दिया गया ऑल ऑफ अबव। तो बेटा तीनों ऑप्शन हमारे क्या यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। डेट मीन जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कुमुलेटर इज अ डिवाइस इन आ डीसी मोटर विच। तो जो कुमुलेटर है वो डीसी मोटर में एक डिवाइस है जिसका काम क्या है। तो देखिए जो कुमुलेटर होता है इसका काम होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। ये क्या कर देता है, करंट की जो डायरेक्शन होता है उसको रिवर्स कर देता है आफ्टर हाफ रोटेशन। तो जैसे हमारा हाफ रोटेशन होता है तो करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स कर देता है। तो ये वर्क होता है हमारे कुमुलेटर का। तो देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है विच इज नॉट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इनमें से कौन सा यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट का नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कौन सा नहीं है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि नहीं लगा कि कौन सा यूज नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम इसका यूज करते हैं, सेकंड कह रहा है मैग्नेटाइजिंग स्टील वार में यूज करते हैं, थर्ड कह रहा है मेकिंग सेंसिटिव मैग्नेटिक कंपास में यूज करते हैं, फोर्थ आपसे कह रहा है सेपरेटिंग आयरन पार्टिकल्स में यूज करते हैं। तो बेटा जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा यूज्ड फॉर मेकिंग सेंसिटिव मैग्नेटिक कंपास। तो बेटा मैग्नेटिक कंपास में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है, नहीं करते हैं। तो बेटा नहीं पूछा गया था, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन 30 आपसे कह रहा है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड। अगर हमको सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा। तो आपसे पूछा गया कि नॉट कौन सा नहीं होगा। तो देखिए आपसे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। तो देखिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है वाई इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो बेटा करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका बाय प्लेसिंग स्टेनलेस कोर। तो बेटा ये आपका क्या है,
रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऐसा करने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बेटा लास्ट आपको दिया गया बाई प्लेसिंग का लेमिनेटेड सॉफ्ट कोर विद इन द सॉलिड, तो बेटा ये भी करेक्ट है, इससे आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड इंप्रूव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। 31 आपसे कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, मतलब अगर आपको करंट ऑब्टेन करना है, उसका डायरेक्शन ऑब्टेन करना है, तो किस लॉ से हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो बेटा इसके लिए जो लॉ होता है वो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर डेट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन आ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या करेक्ट होगा। तो बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी कॉइल में, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी कॉइल में, वो क्या है सेकेंडरी कॉइल से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे अगर स्टेप डाउन है, स्टेप क्या है डाउन है, अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दिया गया है तो NP ग्रेटर देन NS, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आर मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल आर मोर देन द सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 आपसे कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को हम कहाँ यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए, लोकेलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन पावर के लिए, थर्ड सेंसिटिव अप्लायंस के लिए, फोर्थ एनी ऑफ दीज के लिए। तो देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है इसका हम यूज करते हैं सेंसिटिव अप्लायंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में टीवी होता है, एसी होता है, फ्रिज होता है, तो इन सब के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इन आ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के केस में कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए इसमें आपको देखिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको बहुत प्रॉपरली क्या ध्यान रखना है। तो बेटा इसमें जो हमारा प्राइमरी कॉइल होता है, जो हमारा प्राइमरी कॉइल होता है ये आपके सेकेंडरी कॉइल से क्या है थिकर नहीं होता है। तो बेटा जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी कॉइल इज थिकर एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। तो बेटा ये आपको रॉन्ग गिवन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है इन एन AC जनरेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। अगर आपको AC जनरेटर में अगर इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज करना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दे, एरिया को इंक्रीज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, या ऑल ऑफ अबव। तो बेटा इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि तीनों करने से प्रोसेस हो रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा करेक्ट वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ये हमारा क्या है 35 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। आपको बेटा एटॉमिक नंबर सेम दिया गया है बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड। तो बेटा अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो आइसोटोप्स।
तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है व्हेन एन एलिमेंट गिव्स आउट हाई एनर्जी रेडिएशन ऑन इट ओन द चेंज विच टेक प्लेस। तो बेटा आपसे कह रहा है कि जो हाई रेडिएशन है वो किसी एलिमेंट में निकल रहा है तो कौन सा चेंज अकर करेगा। तो देखिए अगर हाई रेडिएशन का केस हो रहा है तो उस केस में जो हमारा प्रोसेस अकर करेगा वो होगा न्यूक्लियर चेंज का। कौन सा होगा? न्यूक्लियर चेंज का। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर चेंज। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। तो बेटा यहाँ पे आपको सेम मास नंबर दिया गया है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। तो बेटा आपको बताया था कि अगर मास नंबर सेम है तो आप कहते हैं आइसो बार्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसो बार्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है द रेडिएशन गिवन आउट बाय द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो बेटा इसमें आपसे कह रहा है ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, गैस को आयनाइज करते हैं। थर्ड आपसे कह रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या है, अफेक्ट करते हैं। तो बेटा आपको पता है कि भाई ये तीनों को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर तीनों को अफेक्ट करते हैं डेट मीन्स जो आपका आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट्स, मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या इमिट करता है। तो बेटा आपको पता है कि भाई वो अल्फा इमिट करता है, वो बीटा इमिट करता है, वो गामा इमिट करता है, और ये तीनों को क्या है, साइमल्टेनियसली इमिट करता है। तो बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमल्टेनियसली अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो बेटा ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है ड्यूरिंग अल्फा इमिशन, अल्फा इमिशन में क्या होगा। तो बेटा आपको मैंने बताया था अल्फा इमिशन में जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से डिक्रीज कर जाता है, और जो मास नंबर होता है, जो मास नंबर होता है वो 4 से डिक्रीज कर जाता है। तो बेटा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास नंबर डिक्रीज बाई 4 AMU एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 2 AMU। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 आपसे कह रहा है बीटा एमिशन का। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि बीटा एमिशन जब आपका होता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है, तो बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है ये 1 से क्या है, इंक्रीज कर जाता है। वो क्या है, 1 से इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जो हमारा मास नंबर होता है, जो हमारा मास नंबर होता है उसमें क्या है, नो चेंज होता है। तो अपने ऑप्शन को अब आप मैच कर लो। तो बेटा जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। वो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1 AMU। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 आपसे कह रहा है ड्यूरिंग बीटा एमिशन एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द एटम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो बेटा आपसे कह रहा है बीटा एमिशन में एक इलेक्ट्रॉन है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से इजेक्ट होता है। तो आगे आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हो रहा है वो कहाँ से इजेक्ट होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होगा, इनर मोस्ट ऑर्बिट से होगा, या फिर न्यूक्लियस ऑफ एटम से होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो बेटा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो क्वेश्चन नंबर 43 है मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कि भाई कितने बच्चे का आंसर क्या है, करेक्ट देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनाइजिंग। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग होगा।
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग होते हैं। तो बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये जो ए बना ना कैपिटल ए, इसको आप अल्फ़ा कर लो, अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन गेट्स डिफ्लेक्टेड मोस्ट इन इलेक्ट्रिक। बेटा आगे इलेक्ट्रिक आगे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा और। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन गेट डिफ्लेक्टेड मोस्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा रेडिएशन है जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अगर बेटा मैं आपसे मोस्ट डिफ्लेक्शन की बात करूं तो जो हमारा बीटा पार्टिकल होता है उसमें जो डेविएशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा था जो अल्फ़ा बीटा गामा का जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, तो उसमें गामा सीधा जा रहा था, अल्फ़ा इधर आ रहा था, लेकिन जो बीटा था वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाता था। तो बेटा सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में होगा? बीटा पार्टिकल्स में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन गेट्स डिफ्लेक्टेड मोस्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये सेम क्वेश्चन है, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया अगेन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा अगर आपको फिजिक्स के और वीडियोस प्रीवियसली जो डाले गए हैं रिगार्डिंग थ्योरी, रिगार्डिंग एमसीक्यू एंड रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, अगर आपको वो सारे वीडियो देखना है तो बेटा आपको क्या करना है? थ्योरी की बात हो या आपके न्यूमेरिकल की बात हो या फिर आपके एमसीक्यू की बात हो, अगर आपको ये वीडियोस देखने तो आपको बेटा क्या करना है? आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएसई क्लास 10। तो इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए। और बेटा कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ लें। और यदि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहाँ पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होकर आएगा। पेज को अगर आप लाइक करते हैं तो आपको हमारा नंबर अपीयर हो जाएगा। और बच्चों ऐसे वीडियोस देखने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो सब कुछ मिलता रहे। एंड बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।